हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां बात होती है औरतों के जीवन से जुड़ी रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ स्ट्रगल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बाद रियल लाइफ ओवरकम स्टोरीज भी। क्योंकि ये चैनल टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स पर। जो आप मुझे कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम या अपने थॉट्स शेयर करते हैं, उनको मैं वर्ड टू वर्ड पढ़कर कोशिश करती हूँ उस पर डिस्कस करने की। और इसके अलावा जो व्यूअर्स मेरे साथ और जुड़े हुए हैं, वो भी इससे पहले मैं वीडियो बनाऊं, बिल्कुल कहना चाहिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि वो भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पर जो भी उनकी समझ में बेस्ट सोल्यूशन हो एक दूसरे को दें। इसी तरीके से एक अच्छी सी हेल्पिंग कम्युनिटी हमारी डेवलप होगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। अब ये देखो फाइनेंशियल उसमें आया है कि मैंने एक बार कहा था कि पिछले जब मैंने फाइनेंशियल उस पर बनाया था ना वीडियो, तो मैंने बोला था कि लोन लेने से आप बचो। आप कोई चीज़ आपको चाहिए, अगर अभी लोन लेके इस साल लेने से अच्छा 2 साल पैसे जोड़ लो, 2 साल बाद लो। उस पर कुछ क्वेश्चन आए थे, किसी के बच्चों की पढ़ाई के लिए और किसी के बिजनेस के लिए कि लोन लेना ही पड़ता है तो क्या ना लें। मैं ना लें वाली बात मैं थोड़ा सा देखो इसमें क्लियर कर दूं कि लोन अगर इतना ही गैर ज़रूरी होता तो शायद ये टर्म्स बनती ना। कर्जे शुरू से लिए जा रहे हैं तो लिए जाते हैं, लेकिन अवॉइड करिए जितना हो सके उतना। यही मैंने उसमें कहा था। आप सपोज कीजिए आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, और आपने 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख आपने ऑलरेडी एसआईपी जैसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जहाँ से आपको मिनिमम 12% या 13-14% का ब्याज मिल रहा है, उसमें वो अर्निंग दे रहा है वो पैसा, ठीक है। अब आपके इन्वेस्ट हैं 6 लाख या 4 लाख, आपको चाहिए 5 लाख, ठीक है। तो आपने वो जो 5 लाख लोन लिया उस पर आप देखो इंटरेस्ट आपका आपको पे क्या करना पड़ रहा है। अब अगर आप वहाँ से कमा रहे हो 14% और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10%, तो ऐसे में आप लोन ले लो, ठीक है ना। ऐसे में आप लोन ले लो क्योंकि वो पैसा आपका पड़ा नहीं है, वो आपको कमा के दे रहा है। लेकिन आपने करा रखी है मान लीजिए एफडी, आप उस पर कमा रहे हो 6 से 7% मैक्सिमम, ठीक। 6 से 7% ही है, कहीं भी देख लो मैक्सिमम इसका रेट, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। 0.2 हो सकता है, इससे आगे हो कुछ कंडीशंस में। और जो आप लोन ले रहे हो वो मिल रहा है आपको 12% पे या 10% पे या 8% पे, यानी ज़्यादा महंगा। तब आप अपनी सेविंग तोड़ो, लोन मत लो, ठीक। ये तो हुई बात जब ऑप्शन है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, इसलिए आप लोन ले रहे हो। तब आप डिसाइड करो अपनी ज़रूरत के आधार पे कि जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो वो किस नेचर की है। आपको बिल्कुल अभी लोन लेना ज़रूरी है, उस चीज़ को बिल्कुल अभी पूरा करना ज़रूरी है तो लो, जितने ज़रूरत है उतने लो। लेकिन अगर वो ज़रूरत ऐसी है जो आपकी 2 साल टल सकती है तो रुक जाओ, किसी कीमत पे भी लोन लेके उसे पूरा मत करो। 2 साल ये सोच लो तुमने लोन लिया है, उसके लिए पैसे जोड़ो, जो लोन की किस्तें कटती हैं उसी तरीके से, और 2 साल बाद उस चीज़ को कैश लो, उस ज़रूरत को कैश पूरा करो बजाय उधार के पैसों से आज पूरा करने के। ये हो गई कंडीशन। चौथी गलती क्या होती है लोन लेने में, मैंने देखा है कईयों को जिनका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, इसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। इवन कई बार स्कूल की फीस तक भी डीले हो जाती है। एक आदमी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है अपनी तनख्वाह से, एक मजदूर 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, या मतलब मजदूर इन सेंस की जो बिल्कुल जैसे छोटे छोटे बिजनेस में भी लोग लड़के रखते हैं ना हेल्पर के लिए, उनको क्या दे रहे हैं वो 15 हज़ार 10 हज़ार, घर चल रहा है लेकिन उसका, वो दूध भी पी रहे होंगे, खाना भी खा रहे होंगे, उनके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, वो मैनेज करके चल रहे हैं, है ना। लेकिन एक 70-80 हज़ार कमाने वाला आदमी अगर उसके बच्चे स्कूल की फीस समय पे ना देने की वजह से सजा में खड़े हों, आप क्या कहोगे, इसे मिसमैनेजमेंट ही कहोगे ना मनी का। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको मान लीजिए आपने पैसे नहीं है, आपने लोन लिया, आपकी ज़रूरत बिल्कुल अभी की है कि आपको लेना पड़ेगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई है वैसे तो देखो बच्चों की पढ़ाई सडनली पैसे वाली चीज़ तो है नहीं। आपका बच्चा जब जन्म हुआ उसको मोटे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 17-18 साल बाद, जब वो इंटर कर लेगा। तो आप तब से प्लान क्यों नहीं करके चल रहे।
पहली चीज़ तो ये। तो आपको तब प्लान करके चलोगे तो उस टाइम पे जब बड़ा पैसा चाहिए होगा तो आपको किसी से उधार नहीं लेना होगा, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही उस टाइम पे उस बच्चे के आपके काम आएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं आपने नहीं किया प्लान, या उस टाइम था ही नहीं पैसे प्लान करने को, अब आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे लोन का। तो मैं यहाँ ये बता दूं कि अगर आपको मान लीजिए कहीं 1,20,000 की ज़रूरत है, मैंने देखा है अक्सर ये लोग करते हैं, ज़रूरत है हमें 1,20,000 की, लोन उठा लिया 1,50,000 का। हमें ज़रूरत है 35,000 की, मान लीजिए किसी छोटी सी कमेटी वमेटी से हमें लोन लेना है, 35,000 की ज़रूरत है, लोन ले लिया 50,000 का। ये अब जो ऊपर के जो 15,000, ये जो ऊपर की रकम फालतू ले ली ना कि राउंड फिगर में लोन ले लेते हैं, ये आदत आपको छोटी लग सकती है लेकिन ये बहुत भारी पड़ती है। अगर आपको 27,000 की ज़रूरत है ना, तो आप 27 के 26 ले लो, 27 मत लो, 30 मत लो, 27 पूरे लेने हैं, वो समझ में आता है, चलो ठीक है भाई है ही नहीं, मतलब आपने सोच के चलो आपको 30,000 की ज़रूरत थी, आपने सब जगह से पैसे नहीं जोड़े, 3,000 आपके पास और निकल गया है, अब 27 बिल्कुल नहीं है, तो आप उन्हें 27 को ही लो, उस 27 का 28 भी मत करो, जो आपके पास 3 है ना उन्हें लगाओ, कम से कम प्रीसाइज लोन लो। जब आप चुकाने जाओगे ना, हर वो स्टेप जो आपने उस लोन के अमाउंट को कम करने में लिया है वो आपको सहारा लगाएगा, आपका लोन चुकेगा, आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मैंने कम से कम लिया है, अब मैं इसको चुकाऊंगा। तो कर्जा जो है वो नहीं लेना चाहिए, एक टैगलाइन ये है। लेकिन हाँ, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, आप ले रहे हो लोन तो कैलकुलेट करके लो, जितनी ज़रूरत है उतना लो, बिल्कुल फालतू मत लो, समझदारी से लो। अगर आपके पास पैसा पड़ा है वो ज़्यादा फायदेमंद है, महंगा लोन मिल रहा है तो पहले उसे तोड़ दो, और अगर आपकी सेविंग ज़्यादा फायदा दे रही है, लोन सस्ता है, तो फिर लोन ले लो, सेविंग में से आप कमाओगे उसका इंटरेस्ट दे दोगे। तो सारी चीज़ें ना कैलकुलेट करके लेनी चाहिए, ना किसी के कहने से, ना किसी के ये कि अभी इसने ले लिया तो आज ये चीज़ हमें भी लेनी है, एक्चुअल में ज़रूरत हो जब पढ़ो कर्ज के चक्कर में, वरना मत पढ़ो, ये समझाना चाह रही थी मैं। अब आता है दी, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, 5th में और 9th में पढ़ रहे हैं, बड़ा वाला पढ़ाई में पीछे हो रहा है, बड़ा वाला। मैं प्राइवेट टीचर हूँ और कॉस्मेटिक शॉप भी है मेरी, समझ नहीं आ रहा कि जॉब छोड़ दूँ कि क्या करूँ, हस्बैंड की भी सैलरी ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। तो इसमें यही है, 9th क्लास है, थोड़ा सा किशोरावस्था वाला भी चलता है, उस टाइम पे बच्चा फ्लक्चुएट होता है ना। हो सकता है अभी तक आपने उसे वर्ड टू वर्ड याद कराया और अब वो नहीं करा पा रहे, तो इस वजह से वो है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि देखो, जब फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो जॉब या वो छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है और बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, तो आप उसे अच्छे कोचिंग में या ट्यूशन में भेज दो, पढ़ाई ट्रैक पे आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा उसके साथ इमोशनल बॉन्ड दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करो, एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे हो रहा है, थोड़ा सा उसे खोद के उस बात को निकालने की कोशिश करो। और अगर दिक्कत केवल एकेडमिक से जुड़ी हुई है कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, देन यू ऑप्ट फॉर अच्छा कोचिंग या फिर कोई अच्छा होम ट्यूटर जो भी आपको मिल जाए और जो आपके बच्चे को समझ में आए। तो इसका सिंपल और सॉर्टेड इलाज ये है। अब आता है, प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है, जेठ और जेठानी की अरेंज मैरिज है। हम दोनों की शादी में 1 साल का गैप है। मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा भेदभाव करती हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड मेरे बेबी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना ज़्यादा देर पकड़ते हैं, जबकि हम दोनों वर्किंग हैं। हर चीज़ में जेठ जेठानी को ही इंपॉर्टेंस मिलती है। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता है। ये आपकी कहानी नहीं है, आपकी लव मैरिज ना भी होती, अरेंज मैरिज भी होती, तो भी एक बहू को ज़्यादा, एक बेटा बहू को कम, ये होता है। और इसका इलाज अभी तक मेरे पास भी नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी। लेकिन हाँ, दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी वाइब्रेशन हम चेंज कर सकते हैं कि जब हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, अगर हमें लग रहा है कि हमें ज़्यादा मिल रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपके साथ बताऊं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो सास ससुर हैं, इन लॉज है, कहीं ना कहीं वो हमें ज़्यादा कर रहे हैं, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारा फ़र्ज़ है कि जिस बच्चे को वो कम कर रहे हैं उनको हम, बड़े हैं या छोटे हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट और दें, ताकि उस दूसरी पार्टी को दिमाग में रहे कि भाई बड़े गलती कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप लोगों को एडजस्ट करना है। अगर आपके बहुत टर्म्स अच्छे होंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि जिसको कम मिल रहा है उसको हम
एक इमोशनल सपोर्ट भी दें और उसके साथ रहें, ये उसे जताएं, दिखाएं और रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हमें मिल रहा है कम, जो मेन होता है, ऑब्जेक्शन होती उसी को ही है जिसके साथ कम हो रहा है या भेदभाव हम उसके साथ निगेटिव वे में हो रहा है, ठीक है। उसको क्या करना है भैया, सीधी सी बात है, आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप अपने को बदल लो। कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो हम उसका गर्दन पकड़ के अपनी इंपॉर्टेंस ज़बरदस्ती नहीं निकलवा सकते। जैसे जो कर रहा है ठीक है, आप अपनी लाइफ देखो, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए जितना आप डेस्परेट रहोगे ना कि ये हमें दे, आपको उतनी नहीं मिलेगी, आप ये याद रखना। और जितना आप अपनी लाइफ में मस्त होना सीख जाओगे, उतना मिले बहुत बढ़िया, नहीं मिले कोई बात नहीं। तो आप वहाँ से ध्यान हटा लो और ये सोचना बंद कर दो कि ये मुझे इम्पोर्टेंस कैसे देंगे। अब आप ये सोचो कि ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना देंगे, अब क्या। ठीक, जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तो आपको आगे के रास्ते नजर आएंगे। और अगर आपके जेठ जेठानी का व्यवहार आपके साथ ठीक है, उनके साथ आप भी बात सही रखो, वो भी अगर एटीट्यूड में है, लेट इट बी। आप अपना जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अपने हिस्से का काम करो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करो। ऐसे जब चल रहा है तो बहुत दिन जॉइंट फैमिली फिर चलने वाली नहीं है। जॉइंट फैमिली को बांध के रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है, और अगर वो भेदभाव करेगा आज नहीं तो कल फिर परिवार टूटता है, ठीक है। तो आप जो है फिलहाल अपने खर्चे, अपनी काम, अपने बच्चे, अपने और अपने पति का रिलेशन, इन सबको परफेक्ट बना के रखो, इनमें कोई कमी मत छोड़ो। बाकी जिसके साथ जो रिश्ते हैं वो आप नहीं सुधार पाओगे, सामने वाले को चेंज करना हमारे बस की बात नहीं होती। बस आप अपना मेंटल पीस मेंटेन रखो, कंपैरिजन करना छोड़ दो। एक आया, देखो मेरे हस्बैंड बहुत खर्चीले हैं, जॉब नहीं कर पा रही तबीयत के कारण, खुद ही खर्च करते हैं, सेविंग नहीं करते, प्रेजेंट को भी नहीं देखते, सब कुछ ना फ्यूचर को, कैसे मैनेज करूं। देखो आपके पास ना घर खर्च के लिए कुछ ना कुछ वो पैसे ज़रूर देते होंगे। जब ऐसे हस्बैंड हो तो पूरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आ जाती है पत्नी के ऊपर। अगर वो अर्निंग है तो अपने पैसों को करे, लेकिन अगर वो होम मेकर है और पति अपने पैसे खर्च कर रहा है और उड़ा रहा है, सेव नहीं कर रहा, तो जो आपको घर खर्च के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, आप कैसे भी करके, येन केन प्रकार कहना चाहिए, उसको आपको बचाना ही पड़ेगा। अगर आप भी नहीं बचाओगी ये सोच के कि वो नहीं बचा रहे, सफ़र आपके बच्चे करेंगे, याद रखना मेरी ये बात, ठीक। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि वो अर्निंग जो अपनी खर्च करते जा रहे हैं सब कुछ, आपको बहुत जल्दी खुद करने के लिए, पैसे खुद कमाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि समय यूं ही निकल जाता है। और अगर हमने नहीं जोड़ा, नहीं इन्वेस्ट किया ठीक तरीके से पैसों को, तो जिस टाइम पे हमारे बच्चे बड़े होंगे और उनको पढ़ाई के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे हम एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आएंगे कि जी तुमने नहीं जोड़ा, तुमने नहीं जोड़ा। मैं लाइव एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ बहुत ही बीभत्स स्थिति में, कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन क्योंकि हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक भी करते थे, उड़ाते थे सारा खर्चा, अच्छा कमाने के बावजूद भी कुछ नहीं बच रहा, उधार दे रहे हैं लोगों को। पत्नी कुछ हद तक अपना जितना कर रही है, लेकिन फिर क्या था पत्नी का माइंडसेट कि यही नहीं जोड़ रहे तो मैं क्या करूं, मैं क्यों अपनी ख्वाहिशें मारूं, मैं भी अपना खर्च करती हूँ। तो अच्छे से अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाने, खूब उड़ाना, अपने मैके वालों पे भी खर्च करना, सब चीज़ें हो गई शुरू, है ना। तो क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद हुआ क्या कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन जब वो 8th 9th तक आए, पापा की सैलरी हो गई ख़त्म, और उसके बाद जो है मतलब काम बिगड़ गया उनका जो चल रहा था अच्छा खासा। और ना तो अब इधर से कुछ जुड़ पाया था, उनकी मम्मी ने कुछ जोड़ा था, और ना पापा के पास कोई सेविंग थी। बच्चों की पढ़ाई छूटी, बच्चे समय से पहले काम करने को मजबूर हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई बच्चों की लाइफ में जो वो डिज़र्व नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि माँ बाप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो आप हस्बैंड वाइफ आपस में क्या कर रहे हो, उसकी सज़ा जो मिलती है ना वो बच्चों को मिलती है। अच्छा कर रहे हो तो भी उन्हें अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो उन्हें बुरा मिलेगा। अब अगर आपके हस्बैंड खर्चीले हैं तो ये एक्सक्यूज़ हो गया कि ठीक है वो नहीं जोड़ रहे। अब उसके बाद क्या? मैं हर प्रॉब्लम में यही कहती हूँ कि आपने एक समस्या बताई, आपने देखी, आपने समझी, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप समझ गए। अब आपको आगे क्या करना है? आप वहां जाके रुक जाते हो कि ये सब ठीक है, ये है, ये दिक्कत है मेरे साथ, अब आगे क्या, इससे मैं निकलूं कैसे। जब आप ये सोचोगे तो आप निकल जाओगे। जब आप रास्ता ढूंढोगे, घुप अंधेरा है, मान लीजिए कमरे में आप बैठे हुए हो एक जगह,
अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप ऐसे सोच के और एक कोने से उठोगे ही नहीं, तो एक बात बताओ, आपको कभी दरवाज़ा मिलेगा? जब तक कोई बाहर से दरवाज़ा खोलेगा नहीं, आप उसी कोने में बैठे बैठे अपनी आखिरी सांस भी ले जाओगे ना, तो भी, क्योंकि आप तो उठ ही नहीं रहे। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप खड़े हो गए और आपने, कुछ दिख नहीं रहा लेकिन आपके हाथों से आप महसूस कर रहे हो, आपने टटोल टटोल के दरवाज़ा ढूंढना शुरू किया, तो कुछ घंटे बाद भी सही, या तो कुछ मिनट में ही, कमरा होता कितना बड़ा है, लेकिन मैं तो वो बहुत बड़ा है, आपको दिख ही नहीं रहा, लेकिन आप लगातार लगातार ढूंढते जा रहे हो हाथों से महसूस करके, तो आपको कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता नज़र आएगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल वाली कुछ भी, तो सामने वाला नहीं कर रहा, दैट्स इट, नहीं कर रहा। अब आप क्या, आपके पास दो ऑप्शन है जो आपको करने ही है। एक तो आप खुद कमाना शुरू कीजिए, जो भी आप कर सकती हो। दूसरी चीज़, जो आपको घर खर्च के लिए पैसे मिल रहे हैं, कोशिश करो उनसे कह सुन के थोड़े थोड़े भी बढ़ते रहें कि ये है, और उसमें से आप कैसे भी करके बचाओ। आपने लिए मान लीजिए 10,000 या 5,000 घर खर्च के लिए, तो उसमें से आपको सोच लो कि 10% मुझे सेव करना ही करना है। उस सेविंग का आप किसी को पता मत दो, थोड़ी थोड़ी सेविंग आप करो अगर आप वो नहीं कर रहे। अब अगला क्वेश्चन आया, देखो, दो बहनों का। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनकी अरेंज मैरिज है, और जिनके बारे में पूछा है उन बहन की लव मैरिज है, और वो एक शहर में है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की इसलिए उन्होंने इनसे बात करना छोड़ दिया। अब बॉन्ड है, इसीलिए क्वेश्चन लिखने की नौबत आई है। बॉन्ड है, चाहती हैं, मन करता है बात करने का, लेकिन दिमाग और दिल में लड़ाई चल रही है कि अब बात करूं या नहीं करूं। जिस बहन की लव मैरिज हुई है वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो देखो, अगर आपका बॉन्ड कैसा था ये आप ही जज कर सकते हो, मैं नहीं बता सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सगी बहन है और एक टाइम पे चलो हो गया जो हो गया, आपका मन है, आप एक बार कॉल कर लो। कॉल नहीं भी करनी, जस्ट एक मैसेज टाइप कर दो। अगर उस मैसेज का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो आपके कॉल करने का रास्ता रहेगा, आपका मन करेगा तो आप बात कर लोगे। अगर उसका कोई निगेटिव रिस्पॉन्स आया तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जस्ट एक मैसेज टाइप किया था। आपको लग जाएगा कि ठीक है, मैं करूं या ना करूं वाले जोन में थी, नहीं करना ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, अपना ध्यान हटाओ और अपनी लाइफ में मस्त रहो। अब इनकी अपनी लाइफ आई तो उसमें ये बात है कि जी वो अपने परिवार को कैसे खुश रखें, सब कुछ है, अधूरापन लगता है, दो बेटे हैं, बेटी नहीं है, इसका मलाल है। तो देखो, मुझे लगता है कि आपकी एक कंटेंटमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, कि हम जो हैं संपूर्ण हैं, एक फुलफिल जो अंदर से लगता है, वो शायद नहीं है। उसके रीजंस आपको अपने अंदर ढूंढने चाहिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको एक अधूरापन लगता है। अगर मुद्दा आपकी बहन का ही है तो फिर सारी ईगो एक तरफ रख के अपनी बहन से बात कर लो, हो सकता है आपका दिमाग सॉर्टेड हो जाए। रही बात बेटा और बेटी वाली, तो मुझे लगता है इन चीज़ों में जिद नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, कि मेरे बेटा है बेटी नहीं है, दूसरे की बेटी को देख के मैं आहें भर रही हूँ। अब मेरी बेटी है बेटा नहीं है तो मैं दूसरे के बेटे को देख के आहें नहीं भरूंगी। ठीक है, जिसकी जैसी जो नियति लिखी है वो वैसा होता है। तो जो आपको मिला है ये मान के चलिए वो आपके लिए बेस्ट है, इसीलिए भगवान ने दिया है। आप भगवान के फैसलों पे अगर उंगली उठाते हैं तो सोच के देखो आप कहाँ उंगली उठा रहे हो, किस पर उंगली उठा रहे हो। जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसने कुछ सोच के आपको बेटी, आपको बेटा, इसको एक भी बच्चा नहीं, उसको 6 बच्चे सोच समझ के दिए होंगे। कुछ हमारे कर्म, कुछ हमारी संतान के प्रारब्ध कि उसको क्या माँ बाप के रूप में मिलना था, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो दे दिया भगवान ने संतान ने, उसे ब्लेसिंग मानो, वो आपके लिए बेस्ट है, कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है बेटी होना आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए बेटी नहीं हुई, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों में बिल्कुल मत जाओ। जब आप सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपके हाथ से अलग हुई हैं उनको आप भगवान की मर्जी मानते हो ना, तो आपको जस्ट एक शांति मिलती है कि भाई उन्होंने किया है तो सोच के ही किया होगा, इसमें मैं क्यों आई उंगली उठाऊं किसी चीज़ पे। मस्त रहो उस चीज़ में कि बढ़िया है, मेरे को तो ये मिला है, देखते हैं इसका क्या बढ़िया मिलता है, इसका क्या बढ़िया रिजल्ट आता है, इसका क्या बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, भाई मुझे तो ये मिला है, ये चीज़ है। तो आप ये सोच के चलोगे तो आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, चाहे वो जॉब में हो, प्यार में हो, रिश्तों में हो, बच्चे में हो, भाई बहनों में हो। आप ये मान के चलो अगर कोई रिश्ता आपसे दूर हुआ है आपके लिए वही बेस्ट था, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में नया बना है आपके लिए वही बेस्ट है, वो सब भगवान बना रहा है। अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं या कुछ है, तो अगर हम सोच समझ के सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिश्ता निभाने की, फिर भी वो टूट रहा है,
तो आप समझ जाओ कि वो उस ऊपर वाले का इशारा है, वो आपके लिए बेस्ट था ही नहीं, इसलिए वो बंदा आपकी लाइफ से दूर हो गया। तो जब आप हर चीज़ उनकी मर्जी मान के चलोगे और उसके अकॉर्डिंग खुश रहना सीखोगे, एडजस्ट करोगे, तो आप रहोगे खुश। और जब आप हर चीज़ खुद कंट्रोल करना चाहोगे तो आप रहोगे स्ट्रेस्ड। सीधा हिसाब ये है। एक आया था क्वेश्चन, एक्चुअली कई आए थे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो देखो मैंने लिया हुआ इस टाइम पे HDFC ERGO का, और उसके जो साल के पैसे जाते हैं, मैं सच बताऊं अपनी ईमानदारी से, कि एक तो टैक्स सेविंग के लिए लिया था सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या थी कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, एक दो बार मैं ही चली गई थी जो मैंने अभी बताया डॉक्टर के यहाँ। तो फिर ये था कि एक ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी जो अब मेरी मन की प्रार्थना रहती है कि भाई साल के 25,000 रुपये उसके प्रीमियम जा रहे हैं, हमारी अर्निंग से जो डॉक्टरों को चढ़ावा चढ़ना था, जो मेडिकल खर्चा होना था, ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि जी लो हमने अपने हाथ से उसमें दे दिया, वहीं तक रह जाए, हमारे शरीर पे ना बीते, तो भी हम फायदे में रह गए। अगर हम साल के 25-30 हज़ार रुपये वैसे डॉक्टरों को दे दें, बीमार पड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, वो भी तो जा ही रहे हैं, साथ में शरीर भी होता है। तो ये लगता है कि बस जैसे होता है ना, उतारा सा चढ़ा दिया कि भाई ठीक है ये उतरी बला लो। तो वो है कि जी साल के 25,000 रुपये डॉक्टरों को देने हैं, दे दिए, हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्जा होगा, बस ईश्वर ये कृपा करे कि उसको कभी हेल्थ इंश्योरेंस को भुनाने की ज़रूरत ना पड़े, ये सोच के किया हुआ है मैंने। तो देखो मैं अपनी पर्सनल बताऊं, लेकिन जो टेक्निकली करना चाहिए, एक तो आपके दो फायदे होते हैं टैक्स सेविंग के, दूसरा भगवान न करे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई तो आपको वहाँ पर कैशलेस मिल जाएगा। जो उनके लिस्टेड हॉस्पिटल हैं अगर आप उनमें जाते हैं तो बहुत फ़ायदा तो नहीं कहना चाहिए, बहुत उस टाइम पे भाग दौड़ी कम हो जाती है कि आप अपने पेशेंट को देखोगे या पैसा इन कैश जमा करते फिरोगे, तो आपको बहुत सहारा रहता है। तो इसलिए आपको ले लेना चाहिए। बाकी कंपनी, आप सारी कंपनी, पॉलिसी बाजार भी है, बहुत सारे हैं आपके पॉलिसी एजेंट भी बता देंगे, लेकिन एजेंट पे मैं कहना चाहिए मैं एकदम भरोसा नहीं करती, क्योंकि उनको जिसमें कमीशन ज़्यादा होगा वो सजेस्ट करेंगे। बेटर ये है जैसे पॉलिसी बाजार साइट है, आप वहाँ पे कंपेयर कर लो, आपको जो बेस्ट लगे, जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जाए, जो आपको सस्ता प्रीमियम पड़े, आप वो ऑप्ट कर लो और इस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। इसमें अगला एक क्वेश्चन और है, देखो घर परिवार से, कि इनकी सास सरपंच हैं और उनकी सरपंची का सारा काम मेरे पति संभालते हैं, इस वजह से हमें गाँव में ही रहना पड़ रहा है और मुझे गाँव में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि उनको बच्चे की पढ़ाई की अपनी है थोड़ा सा, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन देखो जब आपकी सास सरपंच हैं, एक फैमिली का ऑरा है, एक फैमिली का बना हुआ है एक रसूख कि भाई सरपंच का परिवार है ना। अब आप ये सोच के कि बच्चे की पढ़ाई की वजह से मैं आप शहर चले जाओ, ये इसमें कोई आप टेंशन मत लो। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, एक तो देखो जितने भी अच्छे स्कूल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शहर के जो 2-3 स्कूल हैं वही हैं, गांव के बच्चों को भी बस लेके जाती है। आप बस से जहाँ जा सकते हैं उतनी दूर आप अपने बच्चे का किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आसपास सब गाँवों के होते हैं, है ना भाई। गांव से अगला जो भी बड़ा शहर पड़ रहा है या जो भी है, बस लगी हुई होती है। आप अपने बच्चे को थोड़ा दूर भेज दो स्कूल पढ़ने, बहुत चाहिए तो आप मतलब हॉस्टल वगैरह ऑप्ट कर सकते हो अगर बड़ा बच्चा है। लेकिन अब आपकी सास का जमा जमाई सरपंची का काम है, आपके हस्बैंड संभाल रहे हैं, उनका फर्ज बनता है बेटा होने के नाते, उसका फायदा आपको भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा। तो आप उस चीज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाह रहे हो कि आपके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बिल्कुल मत करो। क्या गांव के बच्चे पढ़ते नहीं हैं? दुनिया भर के अधिकारी हैं जो गांव से आए हैं। जब उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो वो शहर में दिल्ली विल्ली में जाके तैयारी करते हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन बहुत सारे अधिकारी लेवल के लोग हैं जो गाँव में रह के उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये एक भ्रांति है कि गाँव में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। बस ये है, हो सकता है आपके बच्चे का जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल जो फ्लुएंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं कि वो, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो गांव की आएगी वो उसका एक्स फैक्टर भी रहेगा। तो आप इतना स्ट्रेस मत लो बच्चे की पढ़ाई का। अगर आपके एक परिवार का एक सरपंच वाला हिसाब किताब है और अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो आपका फ़र्ज़ है एज अ बहू कि आप अपने परिवार में रहें, सपोर्ट करें और साथ साथ अपने बच्चे की पढ़ाई को जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होता है, जो भी अच्छा पास का स्कूल आपके पसंद का इंग्लिश मीडियम वगैरह है उसमें आप कराओ। तो ये कि आपको गांव में नहीं रहना, वो वाली चीज़ ना आप अपने, मेरे हिसाब से तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपकी गांव में एक अच्छी खासी है जो शहर में नहीं होगी चीज़, है ना। अब आखिरी आता है कि जी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, इन्होंने लिखा है, और कितना भी मोटिवेशन वीडियो देखूँ या कुछ भी देखूँ मोटिवेशन नहीं आता।
मैं भी यहाँ बैठी हूँ, बहुत सारे लोग जो लिव लाइफ इजी के ब्लॉग देखते हैं उनका कहना यही रहता है कि मेरे वीडियो देखते ही उनमें एक नई एनर्जी आ जाती है और वो कामों में जुट जाती हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने की। और सिर्फ आप लोगों का ये कमेंट, ये लगातार आने वाला ये वाला फीडबैक कि मेरे वीडियो से आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की और अपने डेली के कामों को करने की बिना थके एक मोटिवेशन मिलती है, आप काम में लग जाते हो। यही एक चीज़ है जो मुझे भी लगातार पुश करती है कि जब भी मुझे लगता है कि नहीं हो रहा, काम ज़्यादा हो रहा है या नहीं बनाती हूँ वीडियो, आज नहीं बना रही, जिस दिन भी मैं मिस कर जाती हूँ, आप यकीन मानिए उसी दिन ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, कमेंट आ जाता है सॉरी, कि मुझे लगता है। और इवन जब ऐसा फेज कुछ लंबा चलता है कि जब मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है या इतनी बिजीनेस हो रही है कि लेट इट बी, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, अभी 4-5 दिन वीडियो नहीं डालते हैं, ये सोच लूँ ना, आप यकीन मानो भगवान की ऐसी वो बनती है, परिस्थिति बनाते हैं वो कि कोई ना कोई सब्सक्राइबर मुझे मिल जाती है। बहुत लोग नहीं मिलते मुझे, आपने भी सुना होगा, जब भी कोई मिलता है मैं बताती हूँ, ऐसे राह चलते कोई मिल जाता है और वो मुझे इतना ज़्यादा ये फील करवा देता है कि नहीं, ये वीडियो बनाना सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली समय में मैंने बना ली या कुछ और है, ये भी मेरी एक ड्यूटी है, क्योंकि लोगों को इससे कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिल रही है। तो मेरी एक जिम्मेदारी सी हो गई है ये भी कि नहीं, मुझे करना है, बहुत सारे लोगों के पास कारण है इसलिए। अब आपकी समस्या का इस कहानी से क्या जुड़ाव है वो समझाती हूँ। मोटिवेशन आपका डाउन जो होता है कि कुछ भी देख लो आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो अपनी बात बता रहे हैं, अगर उसका कहीं छोटा सा भी बीज आपके दिमाग में है तो आप उस चीज़ से एक्साइट हो जाओगे और करोगे। लेकिन अगर आप अंदर से बिल्कुल उस चीज़ के लिए सोच ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, तो फिर आप नहीं हो पाओगे। कोई कितना ही कह ले कि आप काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं आपके मन में लेने की इच्छा है, तो थोड़ा सा किसी ने कहा आप आगे बढ़ गए। और अगर आप खुद ही बिल्कुल डाउन हो तो नहीं। अब यह है कि बिल्कुल डाउन है तो करें क्या। अगर आपका मोटिवेशन बार बार देखने पर भी वीडियो और नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक होने पे भी आप लगातार स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो मेरी बहन मैं आपको बताऊं कि सब कुछ ठीक होने पर भी अगर स्ट्रेस हमें हो रहा है तो इसका मतलब हमें लग रहा है सब कुछ ठीक है, एक्चुअल में कुछ ठीक नहीं है जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे। हो सकता है टेक्निकली देखने में आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ लेने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर जो आप खुद हैं वहाँ कुछ कमी है जिसकी वजह से आप उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं कर पा रही। तो यहाँ ज़रूरत है आपको खुद को टटोलने की। तीनों रीज़न हो सकते हैं। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकती हैं किसी बात से, इस वजह से आप में निरस्ता आ गई है। हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है इमोशनली, लेकिन आपको फाइनेंशियली किसी मिनरल की, सॉरी फिजिकली किसी कैल्शियम जैसे होता है ना, कैल्शियम है, आयरन है, इनकी कमी से भी आपको थकावट, आलस, ये चीज़ें आती हैं। तो जब शरीर ही नहीं चल रहा तो मोटिवेशन क्या करेगी। मोटिवेशन खाली सुनने से नहीं आती, जब आप काम करते हो ना तो फिर आप और मोटिवेट होते हो काम करने के लिए। थोड़ा सा सुन लिया, फिर काम कर लिया, फिर थोड़ा सा और सुन लिया और काम कर लिया, आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से चलती है चेन। तो आपका हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और जिसे आप लगातार इग्नोर कर रहे हो। तीसरी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कुछ ऐसा रूटीन लाइफ होते 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 ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में, ना कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो एक रूटीन लाइफ चल रही है। कई बार व्यक्ति उसमें भी बोर हो जाता है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है, देखो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप शुरू करो, किसी भी चीज़ में कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करो जिसको आप हाथ में लेके दिखा सको कि ये मैंने बनाया। ये चीज़ बहुत काम करती है। खाली देखो मत चीज़ें, खाली सुनो मत चीज़ें, कुछ करो, हाथ से कुछ बना के देखो। खाना भी हो सकता है, कोई सिलाई हो सकती है, कुछ क्राफ्ट का आइटम हो सकता है, किसी अनपढ़ बच्चे को आप पढ़ा दो, जो अक्षर नहीं जानता आप उसको पढ़ाना सिखा दो। जो रिजल्ट विजिबली हमारे सामने आता है ना, इंस्टेंट आपका वो मोटिवेशन लेवल हाई कर देता है एकदम कि वाह ये तो बन गया। समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिना किसी कारण के अगर आप परेशान हो ना, ये सबसे गंदी होती है स्थिति।
तो इससे निकलने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ। यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, अब आप इसको रिलैक्स दो, आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ। आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी और आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ खत्म होता है आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। अगले एपिसोड में फिर करेंगे इससे आगे वाले एपिसोड के क्वेश्चंस पे बात। आई होप आपको सारे जवाब पसंद आए होंगे। ब्लॉग चैनल पे अगर नहीं गए हैं, यहाँ से जुड़े हैं, तो ब्लॉगिंग चैनल है लिव लाइफ इजी, वहाँ पर आ जाइए। और अगर लिव लाइफ इजी के वॉच पेज से इसको देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब वहाँ वीडियो नहीं होती तो यहाँ ज़रूर होती है, और यहाँ नहीं होती तो वहाँ होती है। तो दोनों चैनल पे मैं आपको मिल जाऊंगी इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।